अच्छा जनाब, तो हमारा जो कोर्स है, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही बेसिक सा एक टॉपिक है, जो कि आप एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर पढ़ते रहे हो, सेट थ्योरी के नाम से। हम वहां से बात को स्टार्ट करेंगे। देन आफ्टर सेट थ्योरी हम मैथमेटिकल लॉजिक को डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकल लॉजिक पे बात करेंगे। मैथमेटिकल लॉजिक जो है थोड़ा डिटेल टॉपिक है। ये तकरीबन 2 से 3 लेक्चर्स पे हम उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट थ्योरी, जो कि हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी। यहाँ से हम अपना कोर्स को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग से थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेशन चाह रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स की यहाँ पे, कि सेट थ्योरी में सेट के बारे में आप लोग बता सकते हैं कि व्हाट इज अ सेट, सेट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। जी, हाफिज जी, मोहम्मद उसामा। अ, कुछ स्टूडेंट्स के डिफाइन जवाब आ रहे हैं इसमें चैट पे। जी जी। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स। ओके, वेरी गुड। इसमें काफी सारे काफी स्टूडेंट्स और इनपुट आ रहा है सर। पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छी काफी बात इनपुट है। आ रहा तो अच्छी बात है, काफी लोग इसमें जवाब दे रहे हैं और काफी सही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही है कि सेट को जो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की आप जब बात करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स होना जरूरी नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास हो सकता है। मैं इसकी यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री चीज है। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, हम इसको सेट थ्योरी में सेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। चलें, सेट तो हमने डिफाइन कर लिया। अब सेट की नोटेशन की बात की जाए, सेट को हम जब नोटेशन की बात करते हैं तो सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग कैपिटल लेटर। जब भी किसी सेट को रिप्रेजेंट करना हो हम उसमें कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जब उसके एलिमेंट्स की बात की जाती है तो उसको एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, इस तरह से हम लिखते हैं। अच्छा, ये चीज भी हो गई। अब जो है मैं आपको जो मेन जो चीज है मैं यहाँ से बात करना चाह रहा हूँ कि सेट की रिप्रेजेंटेशंस, वो बात करते हैं सेट्स को किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेट्स की रिप्रेजेंटेशन जस्ट लाइक आप लोग जिस तरह से प्रीवियसली कैलकुलस आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ी आप लोगों ने, कैलकुलस में फंक्शन आप डिफाइन करते थे। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के डेफिनेशन की नहीं जा रहा, मैं सिर्फ फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन पे जा रहा हूँ। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के 4 मेथड्स आप पढ़ते थे। फंक्शन को रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हो, बाय यूजिंग सिंपल इंग्लिश आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। सिंपल वर्डिंग में आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। सॉरी, आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो बाय यूजिंग टेबुलर फॉर्म। टेबल की फॉर्म में आप मतलब एक साइड पे आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक साइड डिपेंडेंट वेरिएबल्स कॉलम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं आप। एक ये चीज है। और थर्ड डेफिनेशन जो है यूजुअली आप यूज करते हो, फॉर्मूला। आप फंक्शन को फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और समथिंग लाइक दैट, ये फॉर्मूला है फंक्शन का। और फोर्थ रिप्रेजेंटेशन दैट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसे आप ग्राफ का नाम देते हो, उसको आप बात करते हो। तो बिल्कुल सेम उसी वे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के ऊपर आते हैं। तो ये यहाँ पे भी हमारे पास 4 मेथड्स हैं। सबसे पहले होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है ये बहुत ही ज्यादा एलिमेंट्री सी चीज है और मतलब कहना चाहिए किसी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं अभी बताता हूँ। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है एक वो वे है सेट को डिफाइन करने का सिंपल वर्डिंग के अंदर। जैसे मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 3 से 10 तक, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, मैंने क्या वर्डिंग में सेट को डिफाइन किया। अब ये देखा जाए इसमें सेट की रिप्रेजेंटेशन हो तो बहुत इजी वे में रही है। आप इसको बहुत इजीली किसी को भी समझाना चाहें सेट क्या दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में समझा दें बड़ी आसानी से, एक लेमैन भी समझ जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि इस पे मैथमेटिक्स आप जब अप्लाई करने जाते हो तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूरा पूरा एक इंग्लिश में सेंटेंस लिखा आप उसमें मैथमेटिक्स लगाओगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये
किसी काम की नहीं, सिर्फ हमने बात कर दी, डिफाइन कर दिया, एनफ है। सेकंड रिप्रेजेंटेशन जो है डेट इज टेबुलर फॉर्म। ये ये फिर भी निस्बतन एज कंपेयर टू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये ज्यादा बेटर है। टेबुलर फॉर्म में ये होता है कि आप तमाम पॉसिबल एलिमेंट्स जो सेट के अंदर मौजूद हैं उसको लिस्ट कर देते हैं। तमाम पॉसिबल एलिमेंट्स को लिस्ट कर देना टेबुलर फॉर्म में आता है, यानी कि इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो समथिंग लाइक दिस 1 2 3 4, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं उनको लिस्ट कर दें, और लिस्ट इस तरह से करें कि आप जो है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उस लिस्ट को रखेंगे और हर एलिमेंट के बीच में कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो ये टेबुलर फॉर्म है। अब टेबुलर फॉर्म का वैसे तो फायदा ये है कि बज़ाहिर कि इसमें तमाम पॉसिबल एलिमेंट्स इसमें सामने आ जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इस सेट में मौजूद है। इसका नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसकी? इसकी डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि इसमें अगर सेट आपका लेंदी हो, इसमें एक एक एलिमेंट को लिस्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम टेबुलर फॉर्म को ज्यादा प्रेफर नहीं करते, उस वक्त तक प्रेफर करते हैं जब तक सेट छोटा है, लेकिन सेट लेंदी हो जाए तो दिस इज नॉट अ गुड वे। थर्ड फॉर्म दैट इज वेरी फेमस एंड आई थिंक इसको भी आप लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा, दैट इज सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म। जिस तरह से फंक्शन के बारे में आप कहते थे ना, फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला, इसी तरह से सेट को भी आप डिफाइन कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म एक तरीके का सेट का फॉर्मूला तो नहीं कहना चाहिए, इसमें सेट को आप डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, लेकिन जस्ट एनालॉगस टू फॉर्मूला ऑफ फंक्शन, ये बिल्कुल सेम उसी तरह से। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि भाई मेरे पास कोई सेट दिया हुआ है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, इसको कहते हैं कि सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट एक्स मौजूद है, ये वाला जो सिंबल है इसको हम रीड करते हैं सच डेट, ऐसा एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ये वाले नोटेशन हम आगे जाके आगे डिस्कस भी करेंगे, शायद आप में से किसी को पता भी हो। इसके जो ट्रांसलेशन है वो एंड होती है, तो एक्स जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं और ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 4 से लेस देन इक्वल्स टू 4 है। तो ये आपने सेट को डिफाइन किया बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो जब भी इस तरह से सेट लिखा हो इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसका फायदा ये होता है कि बड़े से बड़ा सेट आप इसको प्रॉपर्टी से डिफाइन कर दें तो ज्यादा बेटर होता है, इसमें सारे एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करना पड़ता। ये थर्ड वे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रुप्स के लिंक शेयर कर रहे हैं वो प्लीज इसको अवॉइड कीजिए। अच्छा, फोर्थ इज वेन डायग्राम। फोर्थ वे जिसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, किसी भी सेट को पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका वेन डायग्राम। कहते ही है, आप लोग ने शायद ये वर्डिंग सुनी भी हो किसी से, किसी चीज की पिक्चर बना के समझाना 100 वर्ड्स उसके बारे में, 1000 वर्ड्स उस चीज के बारे में लिखे, उससे बेटर है कि पिक्चर बना के आप उसको समझा दें। जिस तरह आप एलिमेंट्री क्लासेस में देखते हो कि बच्चों को जब एडिशन वगैरह सिखाते हैं वो पहले ना उनको पिक्चर बना के सिखाते हैं ना कि भाई ये देखो इतने एप्पल बने हुए, मतलब पिक्चर से सभी चीज समझाई जाती है क्योंकि पिक्चर से समझना आसान होता है। वेन डायग्राम बहुत ही एलिमेंट्री चीज है। ये तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे किस तरह से वेन डायग्राम बनाई जाती है, लेकिन बहरहाल इसमें होता ही है कि सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। सर दूसरे पेज कैसे खुलेगा? जी सर, बस उसी पर सेकंड पे क्लिक कर दें, प्लस ऐड करके। प्लस कहाँ है सर? फिर नहीं होगा। हाँ हो गया सर, थैंक यू। अच्छा जनाब, ये तो हमने कुछ बातें की सेट्स को ही एक तरीके से डिफाइन किया, उसी के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि सेट होता है क्या, उसको किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये बातें हमने की हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ सेट की। एक और चीज होती है जिसका नाम होता है सबसेट। अब मैं अगेन आप लोग से चाहूंगा कि पार्टिसिपेशन आप लोग की चाहूंगा कि व्हाट इज अ सबसेट, सबसेट को कैसे डिफाइन किया जाता है? रिप्लाई दें सबसेट्स के ऊपर।
all of you. ओके, काफी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसेट के बारे में बात यह है कि एक सेट से ही निकाला जाता है उस सेट को। एक मतलब सबसेट इटसेल्फ एक सेट होता है, लेकिन वो उसको किसी सेट से निकाला जाता है। लेट सपोज मैं आपको इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। ए के नाम से मेरे पास एक सेट दिया हुआ है, लेट से 1 2 3 एंड 4 एंड 5। और बी के नाम से एक और सेट दिया हुआ है, लेट से दिस इज 3 एंड 5। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने सेट बी जो है सेट ए में से ही निकाला हुआ है, उसी के अंदर एक सेट उसमें से कुछ एलिमेंट्स लेके मैंने निकाले। तो इसको हम कहते हैं सबसेट। और इसकी नोटेशन जो है वो होती है बी इज सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन कभी कभार लगाया जाता है, कभी नहीं लगाया जाता। इसकी क्या वजह, इसको समझाने के लिए हम ये कहते हैं कि सबसेट जो है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सबसेट। सबसेट की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है आपका इम्प्रॉपर होता है, और सेकंड वन इज प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट, पहले मैं प्रॉपर सबसेट बता दूं। ये जो मैंने एग्जांपल दी थी ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट में होता ये है कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बी में मौजूद होगा जो कि, सॉरी, कम से कम ए में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होगा जो कि बी में नहीं है। कम से कम एक, एक से ज्यादा भी हो सकता है। कम से कम एक एलिमेंट बी में ए में ऐसा मौजूद है जो कि बी में नहीं है। जैसे 1 है जो कि बी में नहीं है, तो 2 है, ये भी बी में नहीं है। तो दिस इज अ प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट जो है ये इसमें इक्वल्स टू का, सॉरी, बी इज सबसेट ऑफ ए। इसमें मैं इक्वल्स टू का साइन अगर नहीं भी लगाऊं तो कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई दोनों में कम से कम जो है एक साइड मुझे ऐसा एक एलिमेंट ऐसा मिल गया है जो कि बी में मौजूद नहीं है। अच्छा, इम्प्रॉपर बिल्कुल इसकी उल्टी बात है। इम्प्रॉपर सबसेट में होता ये है कि हम, हमारे पास एक एग्जांपल से मैं अगर बात करूं, ये मेरे पास लिखा है 1:3 और बी भी लिखा हुआ है 1 2 3। ये एक तरीके से इक्वल हो जाते हैं, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ए जो है ये बी का सबसेट है, और इसी तरह से बी के बारे में कहते हैं कि ये ए का सबसेट है। तो दूसरे लफ्जों में दोनों एक दूसरे का सबसेट हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सेट्स आर इक्वल। यहाँ से एक डेफिनेशन हमें और मिल जाती है इक्वल सेट की। सेट उस वक्त इक्वल कहलाते हैं जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट इटसेल्फ अगर सेम हो जाए तो वो इक्वल सेट कहलाते हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट में मतलब जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहा है, क्या नाम है आपको, जैनब, कि इम्प्रॉपर सेट सबसेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो ए के में मौजूद है, बी में वो सारे आ जाते हैं, या बी में जो मौजूद है वो ए में सारे मौजूद है, सब सेम एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें हम दोनों बातें लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। तो ये हमने सबसेट के बारे में डिस्कशन की। अभी तक जो मैंने चीजें डिस्कस की हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी सर, जी क्या नाम है आपका? उवैस नदीम, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सर, मुझे बोर्ड चेंज करना है। थैंक यू। सर काइंडली ये वजाहत अली एक स्टूडेंट है, इन्हें कहें कि इनका जो भी क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बार बार हैंड रेस कर रहे हैं। अच्छा, ये वजाहत साहब, आपको जो भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में लिखिए। हैंड रेस का इतना हमारे पास टाइम शॉर्ट है कि मैं एक एक स्टूडेंट की क्वेरी को सुन नहीं सकेंगे, हम सॉरी। आप जो क्वेश्चन है इसमें चैट बॉक्स में लिख लीजिए। रिपीट जो है, कह रहे हैं कि इम्प्रॉपर सबसेट को रिपीट कर दें। इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में हमने कहा है कि सेट ए मेरे पास एक दिया हुआ है 1 3 5, और सेट बी मेरे पास दिया हुआ है
वो भी 135, यानी कि इसके अंदर हम ये कहते हैं कि सेट ए के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स तमाम के तमाम होंगे जो बी में मौजूद है, और बी में भी वो तमाम होंगे जो ए में होंगे। दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि दोनों सेट्स जो है इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ए जो है ये भी बी का सबसेट है और बी जो है ये भी ए का सबसेट है। इस तरह हमने प्रॉपर सबसेट के अंदर डिफाइन किया था। प्रॉपर में हम कहते हैं कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होता है जो कि दूसरे सेट में नहीं होता, वो प्रॉपर होता है, जबकि इम्प्रॉपर में सारे के सारे सेम एलिमेंट्स दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं, ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अब आते हैं सबसेट्स की भी डेफिनेशन हो गई और सेट्स की भी डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स के ऊपर। सेट्स के ऊपर वेरियस ऑपरेशंस हैं जो कि हम यूज करते हैं। ये वो ऑपरेशंस हैं जो कि आप यूजुअली एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर भी आप इनको डिस्कस करते रहे हो। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं यूनियन ऑफ अ सेट की। सेट का यूनियन किस तरह से लिया जाता है? यूनियन ऑफ अ सेट, यूनियन ऑफ टू सेट, आज तो गलत लिख दिया मैंने। यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का यूनियन किस तरह से लिया जाता है? मैं अगर आपसे बोलूं कि दो सेट्स का यूनियन लेके दिखा दें तो सभी स्टूडेंट्स होपफुली ऐसे होंगे जिनको यूनियन निकालना आता होगा। मेरा इधर पर्पस ये नहीं है कि आपको यूनियन निकालना सिखाऊं, वो आई थिंक सबको आता है, जिनको नहीं भी आता वो भी देख लीजिए। मेरे पास ये दो सेट्स दिए हैं, तो दो सेट्स का यूनियन लेना हो तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि इसमें आप ये करते हो कि सेट ए और बी को एक तरीके से कंबाइन कर देते हो। कंबाइन कर देने का नाम इसको हम यूनियन कहते हैं, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, इसको यूनियन का नाम देते हैं। यूनियन लेना तो मतलब सिंपल मर्जिंग करना है। अब असल चीज है कि हम यूनियन जो हमने आता है हमें करना, निकालना तो आता है हमें, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इस यूनियन जो आपने निकाला है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में यूनियन को डिफाइन करें, लिखते हैं कि यूनियन को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सॉरी यूनियन को कैसे लिखा जाता है। आप इसमें कोई भी एलिमेंट उठाएं, उसको रीड करें। 3 है मैंने उठाया, 3 के बारे में मैं कहूंगा कि दिस 3 विल ईदर बिलोंग टू ए और इट विल बिलोंग फ्रॉम ए। वर्डिंग पे गौर करें। 4 मैंने उठाया, 4 जो है दिस विल ईदर बिलोंग फ्रॉम ए और इट विल बिलोंग फ्रॉम बी, यानी कि इधर क्या सेंस आ रहा है? और का सेंस आ रहा है, यानी कि हम कहते हैं कि x कोई एलिमेंट है यूनियन के अंदर जो कि या तो ए के अंदर मौजूद होगा और इधर और का वर्ड आता है, या फिर वो सेट बी के अंदर मौजूद होगा। इसको हम कहते हैं यूनियन लेना, किसी दो सेट्स का यूनियन लेना। अच्छा जनाब, ये तो यूनियन की बात हो गई। अब जो है मैं इंटरसेक्शन बता। इंटरसेक्शन पे आते हैं। जी, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट दो बता दें बस जल्दी से, 4 मिनट है। सर 4 मिनट, मेरे 12:45 तक है ना क्लास। हाँ, ओहो सॉरी, ठीक है, जी जी, ठीक है, ए हाँ सॉरी। इंटरसेक्शन, दो साइड्स का इंटरसेक्शन लेना। अगर दो साइड्स का इंटरसेक्शन लेना हो, मैं इसके लिए कोई और अलग एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पास ए दिया हुआ है 1 3 5 और बी इज मेरे पास लेट्स से 3 5 एंड 7। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इंटरसेक्शन लें, तो इंटरसेक्शन इज कॉमन बिटवीन दीज टू सेट्स। व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू सेट्स? 3 and 5। तो कॉमन बिटवीन दीज टू सेट्स इज 3 and 5। तो ये तो खैर हमें ये चीज लिख ली हमने। अब जो है सो पॉइंटर क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, तो यानी कि अब मैं इसका अगर इंटरसेक्शन जो मैंने लिया है, इंटरसेक्शन की सेट बिल्डर फॉर्म लिखे हो, तो सेट बिल्डर फॉर्म इंटरसेक्शन में होता यह है कि कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो कि दोनों सेट्स में मौजूद है। जैसे 3 और 5 है, 3 एक ऐसा सेट है जो कि ए में भी मौजूद है एज वेल एज इट इज ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम बी। ये दोनों सेट्स के अंदर ये एलिमेंट मौजूद है, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन लेना। अब आ जाते हैं बिफोर कॉम्प्लीमेंट, मुझे डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स बताना होगा।
दो सेट्स का डिफरेंस किस तरह से लिया जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट में आप उस वक्त ही जाते हो जब डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स लेना है। तो दो सेट्स का डिफरेंस लेना, ए माइनस बी। मैं इसको समझाने के लिए अगेन एग्जाम्पल पे जाता हूँ। मेरे पास एक सेट ए दिया हुआ 1 3 5 और बी मेरे पास लेट से पहले 3 5 7 ही दिया हुआ, ये मेरे पास दिया हुआ। मैं आपसे बोलो ए माइनस बी निकालें, तो ए माइनस बी आप इधर अगर निकालो तो ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, या आप ये करते हो कि कॉमन एलिमेंट्स जो है दोनों में रिमूव कर देते हैं और सिर्फ सेट ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो लिखा जाता है। सेट ए का फर्स्ट सेट का जो माइनस है पहले सेट है उसका रिमेनिंग एलिमेंट लिखा जाता है, यानी कि इसमें 1 आता है। यानी कि अब मैं इसको रीड करूं, यानी कि मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहूं तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखूंगा कि इस माइनस के अंदर, डिफरेंस के अंदर कोई एलिमेंट एक्स ऐसा आएगा, तो वो ऐसा एलिमेंट होगा कि दिस विल बिलोंग फ्रॉम ए से बिलोंग करेगा, बट एंड बी से वो बिलोंग नहीं करना चाहिए। यानी कि बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर दें, ए के वो तमाम एलिमेंट्स जो बी में मौजूद नहीं है, ए के वो तमाम एलिमेंट जो बी में मौजूद नहीं है उसको हम ए माइनस बी में लेते हैं। ये हो गया आपका डिफरेंस दो सेट्स का लेना। अब मैं आता हूं, कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहे हैं आप दो सेट्स का। कॉम्प्लीमेंट लेने का कॉम्प्लीमेंट एक सेट का लिया जाता। यूनिवर्सल सेट समझते हैं आप लोग? नहीं, 7 नहीं आएगा इसमें। 7 मैंने आपसे कहा है कि ए माइनस बी में वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो ए में मौजूद है, बी में ना हो। बी का अगर कोई रिमेनिंग भी बच रहा है आप उसको इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ फर्स्ट सेट का एलिमेंट जो रिमेनिंग है वो लिखा जाता है। मैंने आपसे पूछा था आप लोग से स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट समझते हैं? यूनिवर्स नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, सही है साद हसनात, आपने बिल्कुल सही बताया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो कि ए में मौजूद नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में हम ये कहते हैं कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तमाम एलिमेंट, इसमें जीरो से इन्फिनिटी होना जरूरी नहीं। आप ये कहते हो कि अगर मेरे पास दो सेट्स दिए हैं, दो सेट्स के तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाए, सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट का नाम दिया जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट की नोटेशन जो है वो डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट यूज करते हैं। कुछ लोग ए के ऊपर प्राइम बना देते हैं, कुछ लोग ए के ऊपर सी बना देते हैं। आपकी बुक में ए के ऊपर, जो हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें ए के ऊपर बार बनी हुई है, तो मैं यही सिंबल को यूज करूंगा। ए बार कह लें या ए के ऊपर प्राइम बना लें, सी बना लें, सब चीजों के एक ही मीनिंग है। तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दें। माइनस कैसे किया जाता है? दो सेट्स को हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। यानी कि हम ये कहते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट में वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो कि ए में मौजूद ना हो। यूनिवर्सल सेट के वो तमाम एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट ना हो, या दूसरे लफ्जों में ए में वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होते। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है दो सेट्स का, इस तरह से निकाला जाता है। बुक का नेम मैं अभी बता दूंगा क्लास के एंड में इंशाल्लाह, मैं शुरू में बताना भूल गया था। अच्छा, तो इसमें जो है ये बात भी हो गई। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। आई थिंक फिफ्थ होगा ये। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वैसे आगे जाके हमारे पास जब रिलेशन का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उसमें दोबारा आएगा ये। लेकिन अभी बहरहाल हमारे पास सेट थ्योरी का टॉपिक चल रहा है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को अभी ही डिस्कस कर लेते हैं। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने का मतलब होता है कि तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट, तमाम ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दें इसमें। जैसे मेरे पास ए दिया हुआ है 1 3 5, मैं छोटा सा सेट लिख रहा हूँ ताकि टाइम
बी हमारे पास 2 4 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्रॉस बी निकालें, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बताइए कितने हैं। ए में कितने एलिमेंट्स हैं? आपको नजर आ रहा है 3 है। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? आपको नजर आ रहा है इसमें 2 है। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी इन ए क्रॉस बी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कर दें, तो 6 एलिमेंट्स यानी कि 6 ऑर्डर पेयर्स हैं जो कि हमारे पास इसमें आएंगे। तो ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने डिटरमाइन किया। अब ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है? ए क्रॉस बी में होता ही है कि ऑर्डर पेयर ऐसे बनाते हैं, जो सा सेट पहले उसका एलिमेंट पहले आएगा, यानी कि 1 आएगा, फिर जो सा सेट बाद में उसका एलिमेंट बाद में आएगा 1 2, इसी तरह से 1 4। ठीक है, 1 के साथ दोनों पॉसिबिलिटी हो गई। अब 3 के साथ दोनों पॉसिबिलिटी लिख दें, 3 2 एंड 3 4। और इसी तरह से 5 2 5 4। ये सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स जो है मैंने इसके अंदर लिस्ट कर दिए। यानी कि ए क्रॉस बी के बारे में अगर आप इसका जो है सेट बिल्डर फॉर्म लिखें, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये बनती है। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में आप एक चीज थोड़ी सी और नोट कीजिएगा। यहाँ पे जो आपने ए क्रॉस बी निकाला है, इसमें ऑर्डर पेयर्स जब लिखे जाते हैं तो उसको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। ये जो नोटेशन है, मैं इसको रेड से लिख दूं ताकि थोड़ी सी गलती है अमूमन जो हमें देखने को मिलती है। एक चीज लिखी है ए कॉमा बी और एक चीज लिखी है ए कॉमा बी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू, दे दो आर नॉट सेम थिंग। कुछ लोग इसमें बॉदर नहीं करते, कभी कोई ब्रैकेट जो दिल चाहे बना देते हैं। इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं सेकंड नंबर जो राइट साइड पे चीज लिखी है इसकी बात करें तो इसकी बात करूं तो इसमें मतलब है कि ये कोई सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी के नाम से, राइट साइड वाले में का मतलब ये। इसका मतलब है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ ए कॉमा। ये ख्याल रखें, इधर मैंने राउंड ब्रैकेट लगाए हुए। तो एनीवे हम आते हैं, इसका हम लिख रहे थे एक्स जो है, सॉरी ए जो है हमारे पास, ये कैपिटल ए से बिलोंग करेगा यानी कि फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, और जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास ये भी हो गया। ये हमारे पास कुछ ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन और है जो मैं यहाँ पे और डिस्कस करूंगा, जो कि हमें आगे लॉजिक में भी काम आएगा, वो है एक्सक्लूसिव फॉर, जिसे शॉर्ट में एक्सऑर भी लोग कहते हैं। एक्सक्लूसिव फॉर का सिंबल जो है वो होता है ए प्लस बी। पूरा बोर्ड मिट जाता है। ये इरेजर से कोई ऐसा पॉसिबल है तरीका कि कुछ चीजें मिटे कुछ ना मिटे? आई थिंक ये जी कैसे होगा? सर ये टॉप पे आपके पास ये क्लियर है ना, या इससे कर सकते हैं? कहाँ पे सर? ये जी इरेजर तो इरेजर है, ये पूरा मिट जाता है इसको प्रेस करने से। ले अलग पेज पे कर देता। टोटल क्लियर कर देते। सर यू कैन यूज वन नोट सॉल्व दिस थिंग्स, और उस वन नोट शेयर कर दें स्क्रीन, तो उस पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी सर होगी। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अभी टाइम नेक्स्ट थोड़ा क्लास शॉर्ट। में। जी 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 जी। सर, काइंडली डिस्कशन फोरम के बारे में भी अनाउंस कर दें स्टूडेंट्स को कि 1 बजे जो है वो डिस्कशन फोरम जो है वो हाँ, वो लाजमी मैंने ज्वाइन कर लें। शुरू में बता दिया था इनको। 1 जी PM सर, पे अभी आपका दोबारा से भी डिस्कशन स्टार्ट होगा। ओके, एक्सक्लूसिव और के बारे में मैं बता रहा था कि मेरे पास एक सेट ए दिया हुआ और इसका नाम है 1 2 3, और बी में लिखा हुआ है लेट्स से 3 4। एक्सक्लूसिव और यूनियन में फर्क है। एक्सक्लूसिव और यूनियन को जो हम इंक्लूसिव और भी कहते हैं, यूनियन को इंक्लूसिव और कहा जाता है, और ये एक्सक्लूसिव और है। दोनों में फर्क है। यूनियन में जो है जो चीज कॉमन है आप वो भी लिख रहे होते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इसका करो कि यूनियन निकालो, तो यूनियन में आप क्या लिखोगे? आप यूनियन में लिखोगे 1 2 3 भी लिखोगे, 3 हालांकि कॉमन है दोनों में, वो भी लिखोगे। ये इंक्लूसिव और है। जबकि एक्सक्लूसिव और में ये होता है कि जो चीजें बिल्कुल भी कॉमन ना हो वो चीज लिखी जाती है।
तो बिल्कुल डिफरेंट हो, जैसे 1 है, 2 है एंड 4 है, वो चीज आप लिखोगे इधर, तो 1 आएगा इधर, 2 आएगा और 4 आ जाएगा। जो कॉमन ना हो, नॉट कॉमन हो, यानी कि एक तरीके से 3 को रिमूव कर दीजिए, बाकी सब कुछ जो रिमेनिंग बच रहा है, जो कॉमन चीजें हैं उसको रिमूव करके जो रिमेनिंग बचे वो एक्सक्लूसिव और के अंदर आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है कुछ ऑपरेशंस थे जो कि यूज होते हैं हमारे पास। इधर तक किसी कोई क्वेश्चन तो वो पूछ लीजिए। डिस्कशन फोरम का मैंने बताया है कि 12:45 पे आपकी क्लास खत्म होगी, उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद बस जो है डिस्कशन फोरम स्टार्ट होगा। एक्सक्लूसिव और के रिपीट करने का कह रहे हैं, एक्सक्लूसिव और में ये है कि आपके पास वो तमाम एलिमेंट आते हैं एक्सक्लूसिव और में जो अनकॉमन, कॉमन है उनको हटा दें, बाकी जो अनकॉमन है वो सारे लिख दें, चाहे वो फर्स्ट साइड में हो चाहे वो सेकंड साइड में हो, अनकॉमन सारे लिखे जाते हैं। A student can access this recorded once it is finished. You just need to go to live session tab, हाँ, click on that, and you can see menu button there with 3 horizontal bars. You can click on that menu button and you can see recordings. Recordings पे आप करेंगे तो आपके पास जो सारे रिकॉर्डिंग सेशंस आ जाएंगे। जो सेशन लाइव सेशन आपका चल रहा होता है वो जैसे ही फिनिश होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा ये इन्होंने अच्छा याद दिलाया, किसी ने स्टूडेंट आगे जो लिखना था फॉर्म, तो x such that x will belongs to A, ये वाला पर्टिकुलरली हम यूज करते हैं एक्सक्लूसिव और ये वाला सिंबल, या फिर पूरा वर्ड एक्स और लिख दें, एक्स और, ठीक है। अगर सिर्फ और का वर्ड यूज होता है तो वो इंक्लूसिव और के लिए होता है, और जब एक्सक्लूसिव की बात करते हैं तो आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि आप एक्सक्लूसिव की बात कर रहे हैं, वरना मतलब सिर्फ और का मतलब जो है इंक्लूसिव, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। अच्छा तो ये हमारे पास चीजें थी आज के लेक्चर में। मैं ये चाह रहा हूँ क्विकली इनके मेंबर्स टेबल बता दूं, लेकिन आई डोंट थिंक मैं सारे बन पाऊंगा, लेकिन चलें जितना हो सकता दिख लेते हैं। अच्छा, ये हमने जो यूनियन डिस्कस की, जैसे मैंने आपको सेट्स प्रेजेंटेशन समझा, सेट्स की डिफरेंट प्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमने उसको बिल्कुल साइड में कर दिया, किस काम की नहीं है वो, आसानी है उस पर पूरी किसी भी वर्डिंग डिफाइन कर दें। आई डोंट थिंक वॉइस का इशू है, जो लोग कह रहे हैं वॉइस का इशू, जी कट की आवाज आ रही है, जी ब्रेक हो आ रही है आवाज। ब्रेक हो रही है सर आवाज। जी जी सर मैं तो खैर यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का इंटरनेट है सर। आपसे क्या आ रही है सर? आपसे क्या आ रही है? अच्छा लास्ट चले जो ठीक आपने कहा था है, ना, ठीक है। अच्छा तो मैं कह रहा था कि हमने वेरियस प्रेजेंटेशन सेट के डिस्कस किए हैं, उसमें हमने फॉर्म कहा था, उसके बाद टेबुलर फॉर्म थी, और इसके अलावा सेट बिल्डर फॉर्म, यूनियन की सेट बिल्डर फॉर्म भी हमें आती है करनी। अब मैं वेन डायग्राम समझाना चाह रहा हूँ इनकी, कि इनकी वेन डायग्राम कैसे बनाई जाती है। तो वेन डायग्राम, अगर आप यूनियन की वेन डायग्राम बनाना चाहें तो यूनियन की वेन डायग्राम बनाने का तरीका ये होता है कि आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए। दिस rectangle will basically represent universal set। तो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल सेट प्रेजेंट कर देते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग सेट्स हैं ए और बी वो बेसिकली यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ, ये एक सेट ए है, जो कि हमारे पास एक ये दिया हुआ, दूसरा सेट हमारे पास बी है। तो होता ये कि मेरे पास ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब यूनियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है
मैं बेसिकली फाइंड करना चाह रहा हूँ ए यूनियन बी। दो सेट्स का यूनियन लेने का तरीका ये होता है कि आप जो है पूरे को शेड कर देते हैं, मतलब सारी चीजें शेड हो जाती हैं, क्योंकि आप इसमें यूनियन के अंदर सारे एलिमेंट्स को ले लेते हैं, जो कॉमन है वो भी ले लेते हैं, दोनों साइड्स को मर्ज कर रहे होते हैं, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो दैट्स व्हाई वी शेड ऑल थिंग्स। शेडिंग करने का मतलब है कि आप किसी चीज को इंक्लूड कर रहे हैं, तो आप इसमें सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई वी शेड ऑल द स्टफ। अच्छा, इसके अलावा इंटरसेक्शन की अगर बात की जाए, अच्छा एक चीज यूनियन में मैं और बता दूं, इफ देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन टू सेट्स, तो उसका आप यूनिवर्सल सेट या वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? इफ नथिंग इज कॉमन, तो जब दो चीजें कॉमन है ही नहीं, अगर कॉमन मौजूद है तो आप जो है इसको ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाएंगे। अगर कुछ भी कॉमन ना हो दोनों सेट्स के दरमियान, तो दोनों सर्कल्स को अलग अलग बनाएंगे और दोनों पे शेड करेंगे। ये ए यूनियन भी ये उस वक्त यूज होता है वाली वेन डायग्राम व्हेन देयर इज नथिंग कॉमन, यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नल, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नल सेट हो। सेट समझते होंगे, एम्प्टी सेट यानी कि नथिंग। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर दोनों सर्कल्स अलग अलग बना के दोनों पे अलग अलग शेड कर दीजिए, एक शेड पे कर दीजिए, एक शेड आप इस कर दीजिए। तो इसी तरह इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन में अगेन अगर कुछ कॉमन ना हो तब तो खैर आप किसी शेड करें वो बना लीजिए। अच्छा, इसी तरह से सर जहीर, सर जहीर आ रही जी है? सर। सर जी ये जी। आखिर में जब रिकॉर्डिंग करनी आती है, आखिर में स्टॉप कर देगा, स्टॉप कहाँ से होती है रिकॉर्डिंग? बिल्कुल जब क्लास एंड हो जाए ना। हाँ जी सर, रिकॉर्ड स्टॉप रिकॉर्डिंग। बिल्कुल, अब सेशन एंड होगा तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। ये जो 3 बार नहीं दिए हम ना यहाँ से हो जाएगी, खुद क्लिक करने करेंगे ना। मेन्यू पे स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके, अच्छा, ओके ओके। स्टॉप रिकॉर्डिंग ए पे इंटरसेक्शन बी का अगर आप डायग्राम बनानी उसका कॉमन निकालना चाह रहे हैं ना, तो ओवरलैपिंग का जो पार्ट है ये कॉमन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर आप शेड कर, तो ये इंटरसेक्शन